नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अपनी सभ्यता, संस्कृति, पुरासंपदा और कृषि उत्पादन से भरपूर जिला विदिशा में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, हम जिला विदिशा के ग्रामीण क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में हैं और हम यहाँ एक ऐसे किसान से आपकी आज भेंट कराएंगे जिन्होंने न केवल देश प्रदेश बल्कि विदेशों में जाकर भी कृषि संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वहाँ से जानकारी प्राप्त की और अपने ज़िला विदिशा में उसको वितरण भी किया है। वहाँ से उनको क्या लाभ हुआ, हम ऐसे किसान की बात कर रहे हैं। आप जानकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि उन किसानों ने अपनी मेहनत के दम पे न केवल बीज उत्पादन किया है बल्कि अपने फार्म पर उन्होंने अनेक प्रकार की विविधीकरण किया है। खेती के मामले में प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। किसान भाइयों, हमारे साथ हैं ग्राम गोबरहेला जिला विदिशा के श्री बृजकिशोर जी राठी। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। राठी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। राठी जी, सर्वप्रथम तो आप ये बताएं कि इस समय कृषि में क्या काम चल रहे हैं। इस समय गेहूं कटाई और चना कटाई का काम चल रहा है और कुछ गेहूं हरा है, वो कुछ दिन बाद जो है फिर कटेगा। जी, तो फसल की स्थिति हमें अच्छी लग रही है इस समय। फसल इस साल टाइम पे जो पानी गिरा, कुदरत ने जो वर्षा की, उससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है और फ़ायदा के साथ में किसानों को एक पानी कम देना पड़ा और भरपूर उत्पादन मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है और निकल भी रहा है। एक बीघा में लगभग जो है 10 से लेकर 11 कुंटल गेहूं जो है निकल रहा है किसानों का, और जिनने एक पानी दिया उनका 8 कुंटल भी निकल रहा है। और चना की रही तो चना का उत्पादन भी इस साल बहुत अच्छा है। प्रति हेक्टर 25 कुंटल तक जो है, मैंने खुद जाके देखा, 25 कुंटल तक निकल रहा है। राठी जी, इससे तो ये लगता है कि आप निश्चित तौर से आप बहुत प्रगतिशील किसान हैं। बात फ़ायदे की चली तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि फ़ायदे के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या क्या उपाय अपनाना चाहिए। किसान भाइयों को ये सलाह देता हूँ कि एक तो बीज किसान भाइयों को अच्छा बोएं, देख के बोएं और बीज की कम मात्रा। एक किसान कुछ किसान आजकल जो है पर हेक्टर 3-3 कुंटल गेहूं बो देते हैं, वो नुकसानदायक है और जिससे जो है उत्पादन दिखता बहुत अच्छा, लागत भी देखना चाहिए उत्पादन के साथ में। और आप 2 कुंटल गेहूं बोएंगे और उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलेगा। दाने का रूप मतलब दाना भी जो है भरपूर दाना, नहीं तो आप ज़्यादा घना बोएंगे तो पतला दाना पड़ता है। इससे जो है और बीज अच्छे से अच्छा लेके हर साल जो है, मेरे को तो किसान भाइयों को एक सलाह है कि पूरा बीज ना बदल के, और कोई छोटा भी किसान है तो 40 किलो बीज प्रमाणित जो है, गेहूं की 40 किलो की पैकिंग आती है, चना की 30 किलो की आती है, और तो उनको आप जो है लेके और बोएं एक साल, दूसरी साल आपका जो उसको अलग काट के आपका उतना बीज हो जाएगा। हर साल अगर ऐसा करते रहेंगे तो बीज आपको पूरा का पूरा नया नहीं खरीदना पड़ेगा और हर साल आपके पास नया बीज भी होता रहेगा, नई उतना महंगा बीज भी नहीं खरीदना पड़ेगा। किसान भाइयों, राठी जी ये बता रहे हैं कि बीज के पैदावार के लिए, अच्छी फसल के पैदावार के लिए सर्वप्रथम तो अच्छा बीज होना चाहिए और अच्छे बीज के लिए अपने खेतों में बीज उत्पादन कार्यक्रम भी आप तैयार कर सकते हैं। तो राठी जी ये बताएं हमारे किसान भाइयों को, क्या आप बीज उत्पादन भी करते हैं अपने फार्म पर? बीज उत्पादन भी करते हैं और किसान भाई अपना बीज भी तैयार कर सकते हैं खुद। उसके लिए जो है किसान क्या करे कि एक अपना 1 बीघा या 2 बीघा में, जैसा जो किसान हो जिस लायक, उसमें जो है वो उतने गेहूं में दूसरा गेहूं उग आया हो तो उसको हटा दे, और जो खरपतवार नाशक गेहूं में है उसको हाथ से हटा दे। बढ़िया एक बिल्कुल, यानी आपकी अगर सरवदी है तो सरवदी की बालें रहना चाहिए। अगर वो 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा में कर ले तो खुद का बीज भी किसान खुद तैयार कर सकता है। उसको ना तो दुकानों पे जाने की ज़रूरत है, आपका हर दूसरी साल फाउंडेशन बीज खरीद लेगा और फाउंडेशन बीज खरीद के 1 थैली 2 थैली बो दे तो जो है आपको इकट्ठी उस पर भार भी नहीं पड़ेगा और बीज भी अच्छा मिलेगा, खुद अपने हाथ से तैयार किया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप भी चाहें तो अपने फार्म पर अर्थात अपने खेतों में बीज उत्पादन अपने लायक पैदा कर सकते हैं, ऐसा राठी जी बता रहे हैं। राठी जी, अच्छी खेती के लिए
क्या आप जैविक खेती भी करते हैं? जैविक खेती भी करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसा करते हैं? जैविक खेती में लोग कहते हैं, और मेरा भी अनुभव है, हर किसान का अनुभव है, कि आप शुरू में जैविक खेती करेंगे तो घाटा लगेगा, क्योंकि आपका रासायनिक खाद डालेंगे तो उससे भरपूर उत्पादन, आप अकेला गोबर की खाद या देसी खाद डालेंगे तो घाटा रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप हर साल उसमें, इस साल ऐसे 1 हेक्टर में और 1 कुंटल डाल रहे हैं डीएपी यूरिया मिला के, तो उसे पहले ही साल में आप 25 किलो कम कर दें, उसमें दूसरी साल 50 किलो कर दें, बाकी आप देसी खाद डालें। तीसरी साल उसको आप जो है धीरे धीरे 3 साल में उसको रासायनिक खाद ख़त्म करके और आपका जो है देसी खाद के ऊपर उस खेत को कर देना चाहिए तैयार। उसमें आप कई तरह की आजकल जैविक खेती के बारे में भी, अगर गाय है तो गाय का गौमूत्र, और गौमूत्र है, गोबर है, और थोड़ा गुड़, बेसन, और किसी भी बरिया के पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये सब आप इकट्ठी करके समान मात्रा में, और उसको अगर 10 दिन रखा रहेंगे तो वो जो है खाद बन जाता है। उसका आप 200 लीटर पानी में मिला के और स्प्रे कर देंगे, तो आपको 3 स्प्रे करेंगे तो जैविक खेत में बहुत बड़ा फ़ायदा है। यूरिया सबकी पूर्ति करता है वो। किसान भाइयों, जैविक खेती अर्थात वो खेती जो आप अपने घर में गोबर हो या फसल के अवशेष हो उन्हें सड़ाकर अपने खेत में डाल देना, तो इससे क्या होगा, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि राठी जी ने बताया, एक प्रगतिशील किसान ये स्वयं करते हैं कि धीरे धीरे आप रासायनिक खादों की मात्रा कम कर दें और गोबर इत्यादि खाद डालते जाएं। एक स्थिति ये आएगी कि आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसा ही बता रहे हैं ना आप जी? बिल्कुल। हमने देखा कि आपके पास बायोगैस संयंत्र है, इसके बारे में बताएं, इसका क्या उपयोग है? बायोगैस है, ये बायोगैस आपके घर में अगर जो है 2-3 जानवर हैं तो आपने ये गोबर गैस लगवाएं, बायोगैस लगवाएं, और लगवाने के बाद में इसका जो घोर के गोबर डालेंगे तो गैस आपके खाना बनाने के काम में आएगी, और जो आपका गोबर इसमें से निकलेगा वो आपका तुरंत जो है, अगर आपको कंडे की भी ज़रूरत है तो उसको निकाल के आप गैस भी बना लें और दोबारा उस गोबर को जो है फिर कंडे भी थोप दें। तीसरा, अगर आपको इसी गोबर को निकाल के और बर्मी कंपोस्ट में डाल देंगे केंचुआ वाले में, तो आपको बर्मी भी तैयार हो जाएंगे। यानी एक गोबर में आप 3 फ़ायदा ले सकते हैं इससे। पहला तो जो है, अब मैंने बताया, ये आप जो है गोबर गैस खाना बनेगा। दूसरा जो है, चाहे तो उसके कंडे भी थोप सकते हैं। तीसरा, उसमें बर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं। इसलिए गोबर गैस लगवाना हर किसान के लिए जो है बहुत अच्छा है, फ़ायदामंद है। मगर कुछ इसमें जो है वो है कि सरकार की तरफ से जो वो दी जाती है सब्सिडी, उसका किसान सही उपयोग करें, कुछ घर से लागत लगाएं, तब तो ये सक्सेस है। अगर सोचें कि हम सरकार के भरोसे रह जाएंगे तो जो है वो कुछ दिन चलने के बाद में फेल हो जाती है। किसान भाइयों, अब वक्त है छोटे से विराम का। विराम के बाद फिर हाजिर होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, विराम के बाद फिर एक बार स्वागत है। राठी जी,
अभी आपने हमारे किसान भाइयों को बायोगैस संयंत्र के लाभ बताए हैं और निश्चित तौर से जो किसान जिनके पास एक या दो पशु हों, भैंस हो या गाय हो या बैल हो, वो इसको चला सकते हैं। इससे खाना भी बन सकता है और अच्छा जैविक खाद भी तैयार हो सकता है। क्या अच्छी खेती के लिए आपने कहीं प्रशिक्षण प्राप्त किया है? हाँ, खेती करने के लिए एक तो खेती में खुद धीरे धीरे अनुभव में एक किसान खुद डॉक्टर हो जाता है कि इस साल क्या क्या कमी रह गई, अगली साल उस कमियों को पूरी करना है। उसके बाद में मैं तो शहर सरकार द्वारा जो है विदेश यात्रा में किसान भ्रमण विदेश में उसमें गया, इजराइल गया। इजराइल में मैंने देखा, हॉलैंड गया, तो हॉलैंड में तो आपका दूध का सबसे अच्छा काम है। दूध के बाद में गिलास हाउस बने हुए हैं, जैसे अपने यहाँ पाली हाउस रहते हैं वैसे वहाँ गिलास हाउस हैं। और गिलास हाउस में टमाटर की खेती देखी मैंने। और वहाँ पे जो है हॉलैंड में एक डच डेयरी है गवर्नमेंट वहाँ की सरकार की, तो वहाँ पे 1000 गाय में मात्र जो है 10 आदमी उसको कंट्रोल करते हैं। 1000 गाय को 10 आदमी कंट्रोल करेंगे। आपका गाय आ रही है, दूध लग रहा है, अंदर वो लगे हैं, रोबोट लगे हुए हैं, आपको चारा सरका रहे हैं, सब काम जो है कंप्यूटराइज है। तो वो तो खैर अपने यहाँ जो है इतने किसान संपन्न और वो नहीं है, और जो संपन्न किसान है जिनको लार्ज स्केल में दूध का धंधा करना है वो इस काम को भी कर सकते हैं। वहाँ पे एक चीज़ नई देखी जो कि बहुत से किसानों को या अपने यहाँ पता भी नहीं है, जो अपन लोग घोड़ा घोड़ी पालते हैं, वहाँ पे घोड़ी का दूध भी बिकता है। और हम लोग तो पी के भी आए थे घोड़ी का दूध। वो जो है उसका पाउडर बनाया जाता है घोड़ी के दूध का, और वो पाउडर जो है आपका हार्ट के काम में आता है वो जो है। और एक घोड़ी जो है 3.5 लीटर तक दूध देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती। 3 महीने तक लगती है, 3 महीने बाद जो है फिर उसको छोड़ना पड़ता है। और ऐसे घुड़साल, कई घुड़साल हमने हॉलैंड में देखे। उससे बड़ी उत्सुकता हुई कि हमने जो कभी सोचा भी नहीं था वो जो है देखने को मिला है। और कुछ किसान तो हमारे साथ में जो गए थे वो किसान ऐसे थे जिनने कभी ट्रेन में नहीं बैठे होंगे, डिंडोरी तरफ के भी लोग थे। वो गए तो धोती पहने हुए, उन्हें हॉलैंड और इजराइल सब में धोती पहने घूमते रहे। तो ये एक सरकार की हम उपलब्धि भी कह सकते हैं कि जिन किसानों ने कभी साइकिल ना चलाई हो और उन्हें हवाई जहाज़ से जो है विदेश यात्रा घुमाया हो। किसान भाइयों, अभी आपने देखा हमारे प्रदेश के किसान भी देश से नहीं बल्कि विदेशों में भी कृषि संबंधी प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। राठी जी स्वयं गए, हॉलैंड गए, इजराइल गए। अभी हॉलैंड के बारे में बताया कि हॉलैंड में किस तरह से दुग्ध उत्पादन होता है, पशुपालन होता है और किसान उससे काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। किसान भाइयों, थोड़ा हम इजराइल के बारे में पूछ लें कि वहाँ कैसे खेती होती है। किसान भाइयों, इजराइल में आपकी जो आज देख रहे हैं अपन स्प्रिंकलर और ड्रिप, इजराइल की ही देन है, जो आज हर किसान जो है अपना स्प्रिंकलर से खेती करना चालू कर दिया है। वहाँ पे जो है हर पौधे में, हर उसमें ड्रिप से जो है कम पानी है, समुद्र का पानी को वहाँ के लोग मीठा बना के खेती करते हैं। तो अगर पानी की बचत देखना है और पानी की बचत करना है तो आप जो है इजराइल से कुछ साहित्य पढ़ो कि किसान किस कदर जो है बूंद बूंद पानी में गेहूं, चना, हर फसल पैदा कर सकता है। और बाकी खेती में जो है आपकी सब चीज़ें होती हैं, गेहूं भी होता है, चना भी होता है, पिंड खजूर भी देखी हमने। पिंड खजूर के बड़े बड़े जो है पेड़ 1 किलो में, और 7 पिंड खजूर चढ़ी थी, हम लेके भी आए थे। इसलिए इजराइल में पानी का बड़ा महत्व है। और पानी जो है अपन लोग तो जब समझते हैं पानी का, जब गर्मियों में नलों में पानी नहीं निकलता है तो पानी का पता चलता है। और नहीं तो किसान जो है पानी को बर्बाद बहाता रहता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं ले रहा है। इसलिए हमें तो यही शिक्षा मिली कि पानी जल है तो कल है। बिल्कुल बिल्कुल। राठी जी, संक्षिप्त में ये और बता दें, क्या आप हमारे देश के जो कृषि संस्थान हैं वहाँ कहाँ कहाँ गए थे? अभी जस्ट फरवरी के महीना में पूसा दिल्ली में मेला लगा हुआ था। और पूसा जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र है। तो वहाँ पे हर साल जो है फरवरी में 3 दिन का मेला लगता है। हर किसान को जाना चाहिए। वहाँ आपका कौन सा गेहूँ, कौन सी चना, मसूर, जो वैज्ञानिक
इतनी मेहनत से तैयार करते हैं, वो आपको खेतों में लगा के बताती हैं कि इसमें जो है तुषार नहीं लगेगा, इसका इतना उत्पादन, इसमें यूरिया नहीं डाले तो भी उत्पादन मिलेगा। और गेहूं की भी नई नई जो किस्म आती हैं वो पूसा से जो है रिलीज होके ही आती हैं। तो मैं भी जो हूँ पहले पूसा 16 तुअर लेके आया था, किसानों को काफ़ी पसंद आई। इस बार जो है पूसा बन जो बासमती चावल है उसकी जगह 1692 एक नई निकाली है। उसमें आपकी कम हाइट रहती है और बीमारियां जो है कम से कम लगती हैं। इसलिए किसान जो है एक बार ज़रूर साल में जो मेला लगता है और जो किसान इस तरफ रुचि है वो ज़रूर जाना चाहिए। उसके लिए अपने कृषि विभाग से भी सलाह लेके, और कृषि विभाग भी जो है आपको देगा सलाह, आप ज़रूर जाएं। राठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे आपको किसान भी भाइयों जो को न केवल देश की बल्कि विदेश से आपने कृषि संबंधी जानकारी कैसे प्राप्त की, उससे क्या लाभ ले सकते हैं, और ख़ास तौर से कम पानी में अच्छी पैदावार लेना, पानी की बचत करना, ऐसे उपाय बताए हैं जिससे निश्चित तौर से हमारे देश के किसान अपनाएंगे और लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि अगर आप कड़ी मेहनत करें, उन्नत तकनीक अपनाएं, पानी की बचत करें, जैविक खेती करें और समय अनुसार नई नई तकनीक अपनाएं तो निश्चित रूप से आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और देश में जो है आप खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाएंगे। किसान भाइयों, खेती के क्षेत्र में नित नित नई जानकारी आ रही हैं। यही जानने के लिए आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं खबरें खेती की और आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा, प्रदेश में गोबर धन प्रोजेक्ट शुरू होगा, मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण, कटाई पश्चात खेतों का प्रबंधन, फायदेमंद जैविक खेती। और आइए हम नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों द्वारा उत्पादित गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। श्री चौहान मंत्रालय में रबी उपार्जन एवं भंडारित धान का निस्तारण एवं मिलिंग की समीक्षा कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि गेहूं खरीदी के लिए व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहे, भंडारण के लिए गोदामों की व्यवस्था कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी पंजीयन 2022-23 के नवीन प्रावधानों को ध्यान में रखकर गेहूं का उपार्जन करें। देश में मध्य प्रदेश के गेहूं की अपनी अलग ही पहचान है। श्री चौहान ने कहा कि गेहूं उपार्जन केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन से पंजीयन की व्यवस्था है। इसके साथ ही पंजीयन में नॉमिनी की भी व्यवस्था की गई है। आधार विहीन, वृद्ध एवं शारीरिक रूप से असक्षम किसानों के पंजीयन की भी व्यवस्था की गई है। नवीन व्यवस्था में SMS के स्थान पर स्लॉट बुकिंग का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि 2015 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी प्रदेश भर में शुरू कर दी गई है। इस साल शासन ने 130 लाख टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में गोबर धन प्रोजेक्ट प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में गोबर धन प्रोजेक्ट प्रारंभ होंगे। गाय के गोबर को क्रय करने की व्यवस्था की जाएगी। गुजरात सहित अन्य राज्यों में गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के प्रयोगों का अध्ययन कर मध्य प्रदेश में नवीन कार्यों की शुरुआत होगी। आमजन को गाय और सड़क पर विचरण करने वाले अन्य पशुओं की देखभाल के प्रति जागरूक करने का कार्य भी किया जाएगा। गाय के गोबर और गौमूत्र से आय होने पर आम नागरिक गौपालन के लिए प्रेरित होंगे। गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी ठोस प्रयास किए जाएंगे। मूंगफली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। जायद की मूंगफली में खरपतवार आदि से फसल को अधिक नुकसान पहुंचता है, इसलिए इसमें निदाई गुड़ाई जल्दी कर देना चाहिए। बुआई के 30 से 35 दिनों के समय ही फसल को खरपतवार रहित कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय खरपतवार से 80% तक फसल को नुकसान हो जाता है। इसके साथ ही समय पर इसमें मिट्टी चढ़ाने का भी कार्य कर देना चाहिए। इससे सुइयां क्रियाशील रहती हैं। फसल में सुइयां बनना प्रारंभ होने तक निराई गुड़ाई इत्यादि सभी कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में सुइयां खराब होने का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही समय समय पर सिंचाई एवं पौधा संरक्षण कार्य करते रहना चाहिए। खरपतवार नाशी का छिड़काव भी करना चाहिए। बुआई से पहले फ्लूक्लोरिन 45% EC का आधा से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर तुरंत भूमि में मिला देना चाहिए। अंकुरण से पहले एलाक्लोर 50 EC या 10% G का 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अंकुरण के बाद एमेथेथारिप 10% SL 0.1 से 0.2 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 5 से 25 दिनों के दौरान एक बार छिड़काव करें। कटाई पश्चात खेतों का प्रबंधन। फसल की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेष, घास फूस, पत्तियां व ठूंठ आदि को सड़ाने के लिए किसान भाइयों को फसल प्रबंधन अपनाना चाहिए। फसल काटने के पश्चात 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़ककर कल्टीवेटर या रोटावेटर से काटकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। इस प्रकार अवशेष खेत में विघटित होना प्रारंभ कर देंगे तथा लगभग 1 माह में स्वयं सड़कर आगे बोई जाने वाली फसल को पोषक तत्व प्रदान करेंगे। अगर फसल अवशेष खेत में ही पड़े रहते हैं तो फसल बोने पर जब नई फसल के पौधे छोटे रहते हैं तो वे पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उस समय अवशेषों के सड़ाव में जीवाणु भूमि की नाइट्रोजन का उपयोग कर लेते हैं तथा प्रारंभ में फसल पीली पड़ जाती है। अतः फसल अवशेषों का प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम अपनी जमीन में जीवांश पदार्थ का मात्रा की वृद्धि कर जमीन को खेती योग्य सुरक्षित कर सकते हैं। फायदेमंद जैविक खेती। जैविक खेती करने के लिए पशुपालन करना आवश्यक है ताकि फसलों के लिए जैविक खाद उपलब्ध हो सके। सर्वप्रथम ऐसी फसलों का चयन करें जिसमें अपेक्षाकृत रोग एवं कीटों का प्रकोप कम होता हो एवं फसलों की रोग एवं कीट प्रतिरोधक जातियों का चयन करें। 3 वर्ष में एक बार जुताई गुड़ाई अवश्य करें तथा फसल चक्र को अपनाएं। खेतों में फसल अवशेषों को कदापि न जलावें। फसल विविधीकरण करें एवं अंतर्वर्तीय फसलों की खेती करें, जैसे कि सोयाबीन, अरहर, सोयाबीन मक्का, मूंग मक्का, आम हल्दी, टमाटर गेंदा आदि। फसलों को पोषण देने हेतु गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट एवं जैव उर्वरक एजेटाबैक्टर, राइजोबियम, पीएसबी पोटाश एवं माइकोराइजा का उपयोग करें। रस चूसक कीट विशेषकर सफ़ेद मक्खी एवं थ्रिप्स के नियंत्रण हेतु पीले एवं नीले चिपचिपे कार्डों का उपयोग करें। फल छेदक इल्लियों के नियंत्रण हेतु प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें एवं फल मक्खी के नियंत्रण हेतु फेरोमोन ट्रैप 20 से 25 प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। सिंचाई जल की बचत हेतु टपक सिंचाई का भी उपयोग कर सकते हैं। सब्जियों को सफ़ेद मक्खी से बचाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में सफ़ेद मक्खी शिशुओं व वयस्कों के रस चूसने से पीले पड़ जाते हैं। इनके मधुबिंदु पर काली फफूंद आने से पौधों की भोजन बनाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए वर्टीसिलियम लेकेनी 3 मिली प्रति लीटर पानी में या इमिडा क्लोरोपिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में या 3 स्पिनोसेड 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बकरी पालन इकाइयों का विस्तार। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में विगत 16 माह पूर्व सिरोही नस्ल की बकरियां लाई गई थीं, जिन्होंने दुगने से भी ज्यादा वृद्धि की एवं बकरी पालन इकाइयों का विस्तार किया गया और विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों जिसमें दमोह, बालाघाट एवं सिवनी को एक एक इकाई प्रदान की गई, जिनका उद्घाटन, संचालन, विस्तार सेवाएं डॉक्टर दिनकर प्रसाद शर्मा द्वारा किया गया। वर्तमान में एक इकाई से इन 16 माहों में 4 इकाइयां विस्तारित हुई हैं और आगामी 3 वर्षों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में बकरी इकाइयां स्थापित होने की संभावना है। और किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।